ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देख रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी कि 2 तरह के माइक्रोस्कोप और 3 तरह के टेलीस्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। टेलीस्कोप में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होगा, फिर हमारे पास टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होगा, फिर हम लोग गैलीलियन टेलीस्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि इन सब में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, सबका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कब हमें किस तरह के टेलीस्कोप को यूज करना चाहिए या फिर किस तरह के टेलीस्कोप में क्या क्या कॉन्स्टेंट है, इन सब बातों को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। और हमारे एनसीईआरटी में एक और टेलीस्कोप डिफाइन किया गया है और रिफ्लेक्टिंग मिरर टेलीस्कोप, तो हम लोग उसे भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। एनसीईआरटी में दिया गया है थ्योरी में, ऐसा उससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, फिर भी एक बार जरूर हम लोग उसको डिस्कस करना चाहेंगे। ठीक है। तो किसी भी तरह के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो चाहे वो टेलीस्कोप हो, इनमें एग्जैक्टली होगा क्या। तो अगर हम लोग माइक्रोस्कोप की बातें करेंगे तो माइक्रोस्कोप का पर्पस या फिर वर्क होता है किसी छोटी चीजों को और ज्यादा मैग्नीफाई करके दिखाना। और एग्जैक्टली टेलीस्कोप की एप्लीकेशन की बात करें तो टेलीस्कोप का भी पर्पस क्या है कि किसी दूर की चीजों को अगेन एक अच्छी क्वालिटी का इमेज फॉर्मेशन करा के हमें दिखाना, ताकि हम उस ऑब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन को समझ सकें। ठीक है। तो टेलीस्कोप का पर्पस होगा दूर की चीजों को देखना, और माइक्रोस्कोप का होगा छोटे से चीजों को देखना, लाइक कोई भी वायरस, किसी भी वायरस वगैरह को अगर हम बात करें, वायरस बैक्टीरिया, इन सबको देखने या फिर और भी छोटी छोटी चीजों को समझने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट के रूप में माइक्रोस्कोप होता है। और ये कैसे वर्क करता है, इनके कौन कौन से पैरामीटर है, इन सब बातों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टर्म हम लोग डिफाइन करेंगे विजुअल एंगल। विजुअल एंगल हम लोग किसे बोल रहे हैं, तो बोला जा रहा है कि द साइज ऑफ द इमेज ऑन द रेटिना इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन आई। हमारे रेटिना पे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, हमारे रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन जो होता है, उसके साइज का वैल्यू प्रोपोर्शनल होता है एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। यानी कि जो ऑब्जेक्ट जैसा एंगल का फॉर्मेशन करेगा, तो बिल्कुल उसी के प्रोपोर्शनली इमेज का फॉर्मेशन हमारे रेटिना पे होगा। जैसे अगर मैं देख पा रहा हूँ ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, अगर मैं इसे बिल्कुल अपने आई के करीब ले आऊं, इसका 2 एंड मिला के मेरे आई पे एक एंगल सबटेंड करेगा, तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि इसका जो लेंथ होगा वो इसी एंगल के प्रोपोर्शनल होगा। और अगर मैं इसे दूर लेके जा रहा हूँ, अब की बारी ये मेरे आई पे छोटा एंगल का फॉर्मेशन कर रहा होगा, तो मुझे इसका लंबाई जो है वो मुझे छोटा दिखाई देता है। जब ये करीब आएगा तो मुझे बड़ा दिखाई देगा, दूर जा रहा है तो मुझे ये छोटा दिखाई देगा। कारण ये है कि इसके कारण जो एंगल का फॉर्मेशन हमारे आई पे हो रहा है वो बिल्कुल छोटा सा एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। दिस एंगल इज नोन एज विजुअल एंगल। इस एंगल को हम लोग डिफाइन करेंगे विजुअल एंगल से, और ये विजुअल एंगल हमें बता पाएगा कि ऑब्जेक्ट का साइज कैसा है, या फिर किसी भी अगर हम लोग किसी इमेज की बात करें, अगर इमेज भी कुछ विजुअल एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है तो उस इमेज का साइज कैसा है। बेसिकली किसी भी चीज का इमेज अगर हमारे रेटिना पे फॉर्म हो रहा है तो साइज ऑफ इमेज जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये बातें सबको समझ में आनी चाहिए। इस एंगल को हम लोग बोलेंगे विजुअल एंगल। और किसी भी ह्यूमन आई के लिए बात करेंगे तो लिस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन इस 25 सेंटीमीटर होता है। यानी कि 25 सेंटीमीटर एक ऐसा डिस्टेंस है जहां पे हम चीजों को क्लियरली समझ पाते हैं। उससे अगर कम डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसके 2 पॉइंट के बीच में रिजॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये ह्यूमन आई के विजन का ये लिस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन का वैल्यू d = 25 सेंटीमीटर है। इन सारे डाटा का इंपॉर्टेंस आने वाला है हमारे इंस्ट्रूमेंट के मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करने में। और मैग्नीफाइंग पावर किसको डिफाइन करते हैं, इट इज द फैक्टर बाय व्हिच द इमेज ऑन द रेटिना कैन बी एनलार्ज्ड बाय यूजिंग द माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। बेसिकली अगर हम लोग किसी माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप को यूज कर रहे हैं और उसके थ्रू एक छोटी सी चीज या फिर बहुत बड़े चीजों को देख रहे हैं, या फिर कोई बहुत दूर पे कोई चीजें लाइक सन है, मून है, अगर इन सब चीजों को हम देख पा रहे हैं, तो मैग्नीफाइंग पावर किसको डिफाइन कर रहे हैं, ये एक ऐसा फैक्टर है बाय व्हिच द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना कैन बी एनलार्ज्ड बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। इस केस में जो रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो कितने फैक्टर से इनलार्ज हो पा रहा है। ठीक है। सोचे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कुछ विजुअल एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है हमारे रेटिना पे, उसके एंगल के रिस्पेक्टिव जो इमेज का फॉर्मेशन हम करा पा रहे हैं वो इमेज कितने एंगल का फॉर्मेशन करेगा, इन दोनों के रेशियो को हम लोग डिफाइन कर पा रहे हैं मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है।
मैग्नीफाइंग पावर सारे लोग समझ पा रहे हो कि जो इमेज का फॉर्मेशन फाइनली हुआ है यूजिंग लेंस, यूजिंग माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो भी कुछ विजुअल एंगल का फॉर्मेशन करेगा, और ऑब्जेक्ट जो है वो भी कुछ विजुअल एंगल का फॉर्मेशन करेगा। उन दोनों के रेशियो को मैग्नीफाइंग पावर बताता है कि ऑब्जेक्ट के रिलेटिव, ऑब्जेक्ट के कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल है उसके रिलेटिव इमेज का फॉर्मेशन कितने एंगल पे हुआ है। तो माइक्रोस्कोप के लिए अगर बात करें तो माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर हम लोग डिफाइन करते हैं। माइक्रोस्कोप जिससे हम छोटी सी चीजों को देखते हैं, विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज, ऑब्जेक्ट से फाइनल इमेज एंगल फॉर्मेशन करेगा उसको कंपेयर करना है विथ विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट व्हेन केप्ट एट डिस्टेंस डी। सोचो, चूंकि माइक्रोस्कोप से हम छोटे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर रख के हम लोग देख सकते हैं, तो ऐसे केस में विजुअल एंगल की बात करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पर रखा तो विजुअल एंगल का फॉर्मेशन भी अलग अलग आएगा। तो बेसिकली हम लोग एक ही पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को डी पे रखा है, 25 सेंटीमीटर पर रखा है, तो वहां पे जो विजुअल एंगल का फॉर्मेशन होगा, वहां पे ऑब्जेक्ट को रखने से हमारे आई पे जो विजुअल एंगल का फॉर्मेशन होगा उसके रिस्पेक्ट में इमेज के कारण विजुअल एंगल कितना बन रहा है, इन दोनों के रेशियो को मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करेंगे। बेसिकली सोचो, ऑब्जेक्ट की वजह से जब हम लोग विजुअल एंगल की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग डिफरेंट पोजीशन पर रखेंगे, ऑब्वियसली विजुअल एंगल अलग अलग पोजीशन पे है। तो डी वाले पोजीशन पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें, उस केस में जो विजुअल एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में फाइनल इमेज के द्वारा विजुअल एंगल का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इन दोनों के रेशियो को मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप डिफाइन करते हैं। सिमिलरली अगर बात करें टेलीस्कोप के लिए, तो टेलीस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करेंगे विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज, इन सेम बातें हैं जो कि माइक्रोस्कोप में थी, by visual angle subtained by the object during when seen from naked eye, directly when seen from naked eye. तो visual angle subtended by the object directly when seen from naked eye, अगर कोई डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पे है, ऑब्जेक्ट अगर कोई बहुत दूर पे है, अगर हम लोग टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं तो बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे होंगे, तो ऐसे केस में डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डायरेक्टली हमारे आई पे कुछ एंगल का फॉर्मेशन कर रहा होगा। अगर यहाँ से मैं मून को देख रहा हूँ, मैं सन को देख रहा हूँ, तो बिल्कुल छोटा सा एंगल होगा। मैं यहाँ से बहुत दूर पे अगर किसी घर को देख रहा हूँ, उस घर का कुछ हाइट होगा, वो एक छोटा सा एंगल का फॉर्मेशन हमारे आई पे करेगा। उस एंगल के रेस्पेक्ट में हमारा फाइनल इमेज कितना मैग्नीफाइड एंगल दे रहा है, इन दोनों का रेशियो हमारा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप डिफाइन हो पाएगा। तो आई थिंक सबको ये बातें समझ में। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की अगर हम लोग बात कर लें, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में बेसिकली एक लेंस होता है, और इस लेंस को यूज करते हुए हम लोग देख पाएंगे कि एक छोटे से ऑब्जेक्ट को कैसे मैग्नीफाई करके देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, विजुअल एंगल बाय ऑब्जेक्ट अगर हम डिफाइन करें, तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमने डिस्कस कर रखा था अभी अभी। इस केस में when object is kept at D, when object is kept at D, then angle formed at I is visual angle by object, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो काम कर लेते हैं, इसी को डिफाइन कर लेते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट डी पे रखा हुआ है, डी पे रखा हुआ इन द सेंस, अगर हम डी पे रखने की बात करें तो डी का वैल्यू कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मैं इस एंगल को थीटा नॉट बोल दूं, इस एंगल को मैं थीटा नॉट बोल दूं, तो फिर थीटा नॉट का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा। अगर एक ऑब्जेक्ट को रखा गया, मान लेते हैं कि अगर ये कोई पॉइंट है और यहाँ से 25 सेंटीमीटर पे रखा गया है, और मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का हाइट कुछ अच्छा है, सपोज करो, तो फिर ये जो एंगल थीटा की बातें करेंगे, अगर इस एंगल को मैं थीटा नॉट बोल रहा हूँ, तो फिर थीटा नॉट का वैल्यू किसके बराबर आएगा, और इस 25 सेंटीमीटर को मैं डी के बराबर लिख रहा हूँ, इस डी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर होगा, तो फिर इस थीटा नॉट का वैल्यू किसके बराबर आएगा। अगर ऑब्जेक्ट का हाइट h है, अगर मैं इसे h नाम दे दूं, तो बेसिकली ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई डी के बराबर आना चाहिए। थीटा नॉट क्योंकि स्मॉल एंगल का फॉर्मेशन होगा, स्मॉल ऑब्जेक्ट है, तो एक्चुअली में ये tan ऑफ थीटा नॉट होना चाहिए, बट tan थीटा नॉट को हम लोग थीटा नॉट के बराबर बोल सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल। किसी को डाउट है, थीटा नॉट का वैल्यू h नॉट या फिर h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई डी के बराबर आएगा। डी यहाँ क्या है, 25 सेंटीमीटर, लिस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टेंट रीजन। और एक बार विजुअल एंगल का फॉर्मेशन हो गया तो मैग्नीफाइंग पावर हम लोग यहाँ डिफाइन कर पाएंगे। तो मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू किसके बराबर आएगा, मैग्नीफाइंग पावर फॉर माइक्रोस्कोप की बातें करें तो ये वैल्यू हमारे पास आएगा
visual angle formed by image, visual angle formed by image, image, चलो इस एंगल को मैं नाम दे देता हूं थीटा, बाय विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसका हम नाम दे रहे हैं थीटा नॉट। थीटा नॉट के द्वारा जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट के द्वारा हो रहा होगा, और दूसरा एक इमेज के कारण एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, इन दोनों के रेशियो को हम डिफाइन कर पा रहे हैं मैग्नीफाइंग पावर फॉर माइक्रोस्कोप। तो जरा देखते हैं इसका वैल्यू को। इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। माइक्रोस्कोप जो होता है सिंपल माइक्रोस्कोप इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेसिकली इस केस में सिंपली एक लेंस होता है और कुछ होता नहीं है, और इस लेंस को यूज करते हुए हम लोग छोटे से ऑब्जेक्ट को देखते हैं। कैसे देखते हैं? इस ऑब्जेक्ट को हमें ऐसे रखना है सच दैट ये इस लेंस के फोकल लेंथ के अंदर हो। वैसे भी माइक्रोस्कोप से हम लोग जब चीजों को देखते हैं तो लेंस को हम लोग उस ऑब्जेक्ट के काफी करीब लेके जाते हैं, सच दैट ये ऑब्जेक्ट इस लेंस के फोकल लेंथ के अंदर आ जाए। अगर ये फोकल लेंथ के अंदर आ रहा है, ध्यान से सुनना, अगर ये फोकल लेंथ के अंदर आ रहा है तो ऐसे केस में इसका इमेज पीछे की तरफ मैग्नीफाइड बनेगा क्या? याद करो कॉन्वेक्स लेंस के केस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे हम लोग कराते थे? अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकल लेंथ और पोल के बीच में हो तो इमेज का फॉर्मेशन उसी साइड पीछे की तरफ बनता है क्या? और चाहे तो इसे हम लोग रे डायग्राम से भी देख सकते हैं। एक रे को बिल्कुल इसके पोल से पास करा दो तो पोल से पास करता हुआ लाइन परपेंडिकुलर जाएगा, और दूसरा रे मैं अगर पैरेलल ले रहा हूँ तो इसे मैं इसके फोकस से पास करा रहा हूँ, ये दोनों रे हमें डाइवर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे केस में रे को पीछे ट्रेस करेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और हमें ध्यान रखना है ये जो इमेज का फॉर्मेशन ऐसे कराना है, जरा ध्यान से सुनोगे, ठीक है। एक बार हम लोग आते हैं, पहले मैग्नीफाइंग पावर वगैरह डिफाइन कर लें। तो मैग्नीफाइंग पावर को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं, इस मैग्नीफाइंग पावर को मैं m से डिनोट करता हूँ। तो इस m का वैल्यू किसके बराबर होगा? तो थीटा, सबसे पहले हम थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। थीटा यानी कि एंगल फॉर्म बाय इमेज। तो इमेज के कारण जो एंगल का फॉर्मेशन होगा, देखोगे तो ये रे जो कि बिल्कुल इसके पोल से पास कर रहा है, ये रे हमारी इमेज के टॉप पॉइंट से पास कर रहा है, और ये इमेज का बॉटम पॉइंट है। तो बेसिकली जो ये बीटा डिफाइन किया हुआ है, ये बीटा एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट के जैसा हो जाएगा, सॉरी एंगल फॉर्म बाय इमेज के जैसा हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ये हमारा एंगल फॉर्म बाय इमेज के जैसा हो जाएगा। किसी को डाउट हो तो बताओ। सारे लोग समझ पा रहे हो क्या? ये एंगल फॉर्म बाय इमेज के जैसा हो जाएगा क्या? तो अगर हम लोग विजुअल एंगल फॉर्म बाय इमेज की बात करें तो ये इमेज कितने एंगल का फॉर्मेशन करेगा? तो अगर ये इमेज या एंगल का फॉर्मेशन बीटा के बराबर कर रहा है, चलो इस थीटा की वजह मैं बीटा ले लूं, तो बीटा ही डिफाइन किया हुआ है। अगर मैं उसे बीटा बोल दूं तो इस बीटा की बातें हो जाएंगी, ये विजुअल एंगल फॉर्म बाय इमेज हो जाएगा। विजुअल एंगल फॉर्म बाय इमेज हो जाएगा, ठीक है। ये इमेज के द्वारा एंगल का फॉर्मेशन आ रहा है बीटा, ठीक है। और इस बीटा का वैल्यू किसके बराबर आएगा? अगर इमेज का फॉर्मेशन मान लेते हैं किसी भी पे हुआ है और ये इसका हाइट ऑफ इमेज है, तो बेसिकली इस बीटा के वैल्यू को हम लोग लिख पाएंगे हाइट ऑफ इमेज बाई वी, और इसी को इक्विवेलेंटली हम लोग लिख पाएंगे अगर देखोगे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई यू के बराबर आएगा, ठीक है। इसी रे को हम लोग पीछे ट्रेस कर रहे हैं तो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हमारा हाइट ऑफ इमेज बना है जो कि बी पे है, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि यू पे। तो दोनों ने सेम एंगल का फॉर्मेशन किया है, तो हाइट ऑफ इमेज बाई वी इक्वल टू हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई यू। दोनों तरफ से एंगल सेम डिफाइन हो रहा है, तो बेसिकली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई यू भी चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ। तो ऐसे केस में जब मैग्नीफाइंग पावर की बात करेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू आएगा m से डिनोट करेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा विजुअल एंगल फॉर्म बाय इमेज यानी बीटा, और बाय ऑब्जेक्ट यानी थीटा नॉट। तो m का वैल्यू यहां से देखेंगे, बीटा की जगह हम लोग ले लेंगे ho बाई यू, और यहां से देखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आया ho बाई डी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन केप्ट एट डी। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन केप्ट एट डी, ये विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मैग्नीफाइंग पावर का बेसिकली यहां से वैल्यू आएगा डी बाई यू के बराबर। मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू ऐसा कुछ निकल के आएगा। किसी को डाउट है? नो सर। नो सर।
ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, लेकिन जरा कुछ बातें और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारा मैग्नीफाइंग पावर हो गया क्योंकि डी बाई यू के बराबर आ रहा है। हमें एक बार जरूर इंश्योर करना है, जरा देखोगे अगर ये ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर है तो नो डाउट इमेज का फॉर्मेशन तो मैग्नीफाइड होगा। हमें एक बार जरूर इंश्योर कर लेना है कि इस इमेज का फॉर्मेशन एटलीस्ट डी डिस्टेंस पे हो, यानी कि एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर पे हो। रीजन ये है कि हमारा आई 25 सेंटीमीटर से कम वाले चीजों को तो अच्छे से डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाएगा, उसे अच्छे से रिजॉल्व कर ही नहीं पाएगा। ये तो लिस्ट डिस्टेंस है फॉर डिस्टिंक्ट विजन के लिए। तो अगर हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पाए माइक्रोस्कोप को यूज करते हुए, ऐसा नहीं है कि मैग्नीफाइड नहीं बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा बट वो ब्लर बनेगा। अगर मुझे रियली इसे अच्छी क्वालिटी का देखना है, इसे रिजॉल्व होता हुआ दिखना है, इसके 2 पॉइंट को बड़ी आसानी से सेपरेट करके देखना चाहते हैं, तो मिनिमम इसका इमेज कहाँ होना चाहिए, हमारे आई से 25 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर पे कम से कम होना चाहिए। उससे पीछे इमेज बना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ऑब्वियसली पीछे बनेगा तो थोड़ा सा हाइट कम दिखेगा, थोड़ा सा एंगल का फॉर्मेशन कम आएगा, बट क्लियर तो दिखेगा ना। तो 25 सेंटीमीटर से कम बना तो इमेज हमारा क्लियर नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमें ये बात जरूर इंश्योर करना है कि इमेज का फॉर्मेशन जो एटलीस्ट डी पे जरूर हो जाए, एटलीस्ट डी पे जरूर हो जाए। सारे लोग समझ पा रहे हो? तो इसमें दो तरह की बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग दो तरह की बातें डिस्कस करेंगे। तो दो तरह की बातें कौन कौन सी डिस्कस करेंगे? एक कंडीशन आएगा, कंडीशन फॉर स्ट्रेंड आई, ध्यान से देखोगे, कंडीशन फॉर स्ट्रेंड आई। और ये कंडीशन सारे केस में डिस्कस करेंगे, सारे माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप सारे में डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर स्ट्रेंड आई। और कंडीशन क्या होना चाहिए इस केस में, इमेज जो है विल फॉर्म एट डी। इसका मीनिंग क्या हुआ जरा समझो। स्ट्रेंड आई मतलब क्या है? स्ट्रेंड मतलब जहां पे हमारे आई को ज्यादा खुलना पड़े। क्यों? सोचो ये 25 सेंटीमीटर सबसे पहला वो डिस्टेंस है जहां हम इसे क्लियरली देख पा रहे हैं। वैसे केस में इसके कारण जो विजुअल एंगल का फॉर्मेशन होगा वो मैक्सिमम होगा, और नजदीक आएंगे तो और ज्यादा एंगल का फॉर्मेशन होगा, बट यहाँ तो हमें दिख ही नहीं पा रहा है। अच्छी क्वालिटी का दिखने में भी सबसे ज्यादा एंगल का फॉर्मेशन कब होगा? जब सबसे नजदीक हो। सबसे नजदीक कहाँ हो सकता है? लिस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि 25 सेंटीमीटर पे ये हमें 25 सेंटीमीटर पे मुझे मिनिमम दिखाई देगा, यानी कि कम से कम इसके इमेज का फॉर्मेशन डी पे तो होना चाहिए। तो डी पे फॉर्मेशन करते समय अगर हम बात करें तो ये कंडीशन आना चाहिए स्टैंड आई, क्योंकि उस समय हमें अपने आई को मैक्सिमम ओपन करके रखना पड़ेगा। अगर डी से पीछे अगर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, 25 सेंटीमीटर के पीछे अगर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे रिलैक्स कंडीशन में हम इमेज को कहाँ देखेंगे? जब इमेज का फॉर्मेशन इंफिनिटी पे हो, क्योंकि जैसे जैसे दूर इमेज का फॉर्मेशन होगा हम अपने आई के ओपनिंग को हम छोटा भी कर सकते हैं, यानी बिल्कुल रिलैक्स हो सकते हैं। तो सबसे रिलैक्स कंडीशन कौन सा होगा? जब इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो? इंफिनिटी पे हो। तो हमेशा दो तरह के कंडीशन को डिस्कस करेंगे सारे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में। एक कंडीशन होगा कंडीशन फॉर स्टैंड आई, एक और कंडीशन होगा कंडीशन फॉर रिलैक्स आई। चलो एक काम करते हैं, दोनों को इधर ही डिस्कस कर लेते हैं, दो बॉक्स बना के हम लोग यही डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। तो बेसिकली ये जो हमने अभी अभी एक्सप्रेशन देखा, ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर आ ही गया है। इसमें भी दो फर्दर ऑप्शन देख लेते हैं। एक हो जाएगा हमारे पास कंडीशन फॉर स्टैंड आई, और इधर बात करेंगे कंडीशन फॉर रिलैक्स आई। ठीक है, दो कंडीशन हम डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं जरा क्या होगा। ठीक है, कुछ इस तरह की बातें होंगी। तो इस केस में बेसिकली होना क्या है, तो यहां अगर बात करेंगे तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होना चाहिए? इमेज फॉर्मेशन शुड बी एट डी, शुड बी एट डी। और यहां बात करेंगे तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होना चाहिए? इमेज फॉर्मेशन शुड बी एट इंफिनिटी। ये इंफिनिटी पे जाके इसके इमेज का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो अगर इसके इमेज का फॉर्मेशन डी पे हो रहा है तो इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, डी बाई यू है, तो बेसिकली हमें यू निकालना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ हो कि इमेज का फॉर्मेशन डी पे हो, उस यू पे यहाँ पुट करेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन होगा। तो जरा सॉल्व करते हैं। 1 बाई डी के जगह ले लेंगे माइनस डी, प्लस 1 बाई यू कैलकुलेट करना है, चलो नेगेटिव साइड है तो माइनस यू ले लिया, बराबर 1 बाई फोकल लेंथ तो पॉजिटिव रहेगा। तो सॉल्व करेंगे 1 बाई यू विथ माइनस साइन, जो फिर बेटा होगा, ठीक है, 1 बाई यू विथ माइनस साइन बराबर आएगा
1/f प्लस 1/d। तो 1/u का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, तो माइनस ले लेते हैं, d प्लस f/f। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से u का वैल्यू, और यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए था क्योंकि लेंस है, सॉरी ये लेंस है, तो यहाँ माइनस साइन आना चाहिए था। ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा, अगर u की बात करें तो fd/f+। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट पोजीशन है, अगर इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, इमेज का फॉर्मेशन डी पे आएगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन हमारा ये ऐसा होगा, u का वैल्यू fd/f+d हो जाए तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, इमेज फॉर्मेशन डी पे होगा। और ये डी पे इमेज फॉर्मेशन कंडीशन फॉर स्टैंड आई है। और इसी तरह कंडीशन फॉर रिलैक्स आई की बात करेंगे तो निश्चित रूप से इमेज फॉर्मेशन इंफिनिटी पे होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, फोकल लेंथ पे होगा, ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, फोकल लेंथ पे होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर को फर्दर डिफाइन करूँ, इसे डिफाइन करते हैं मैग्नीफाइंग पावर एट डी कंडीशन। डी कंडीशन यानी कि स्टैंड आई कंडीशन। तो चूंकि मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू किसके बराबर होता है, हमने देखा था मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू आता है d/u के बराबर। पुट कर लो जरा, तो d/u के जगह हम लोग क्या ले लेंगे, d/u के जगह कितना आया हुआ है, fd/f+d। तो ये d और d कैंसिल आउट होगा, तो f+d/f करेंगे तो बेसिकली md का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, f+d/f करेंगे तो 1+d/, ये आ जाएगा। ये मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू आया कब, जब इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो जाए, डी पे। और जब इस केस में बात करेंगे ऑब्जेक्ट पोजीशन एफ पे आया है, मैग्निफिकेशन एट इंफिनिटी वाला केस, जब इमेज फॉर्मेशन इंफिनिटी पे हो, इसे m इंफिनिटी से प्रेजेंट करेंगे तो d/u है, इसके जगह बेसिकली u के जगह d/f ले लेंगे, u के जगह f आ जाएगा, तो m इंफिनिटी का वैल्यू आ जाएगा d/f। तो बेसिकली तीन तरह के मैग्नीफाइंग पावर की बातें हो रही हैं। एक जनरल एक्सप्रेशन होगा d/u, एक कंडीशन फॉर स्टैंड आई आएगा जब इमेज फॉर्मेशन डी पे होगा, उसके लिए ऑब्जेक्ट पोजीशन निकाल लेंगे कि किस ऑब्जेक्ट पोजीशन के कोरस्पॉन्डिंग इमेज फॉर्मेशन डी पे हो रहा है, और तब मैग्नीफाइंग पावर अगर हम लोग यहाँ से निकालते हैं तो एक्सप्रेशन 1+d/f आएगा। और एक लास्ट केस देखेंगे रिलैक्स आई कंडीशन। तो रिलैक्स आई कंडीशन के लिए ऑब्जेक्ट हमारा फोकल लेंथ होना चाहिए ताकि इमेज इंफिनिटी पे बने, तो m इंफिनिटी का वैल्यू d/f है। तो बेसिकली ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन हो गया, और ये दो स्पेशल कंडीशन हो गया। ये सबसे पास वाला कंडीशन हो गया, इमेज को कम से कम डी पे तो जरूर बनाएंगे, और ये सबसे दूर वाला कंडीशन हो गया कि इमेज को इंफिनिटी पे बनाएंगे। आई होप कि तुम्हें ये सब बातें समझ में आई होंगी।